गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स का लेखा शास्त्र। आज हमारा नया अध्याय 7 अंश पूंजी लेखा, जिसका आज फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? अंश पूंजी लेखा का क्लास फर्स्ट। कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य तौर पर कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ व वैधानिक संघ है, जिसके निर्माण किसी लाभदायक व्यवसाय के संचालन हेतु किया जाता है। आप किसी भी कंपनी का अगर निर्माण करते हो तो मैंने व्यवसाय अध्ययन वाले चैप्टर में बताया था, कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कृत्रिम व्यक्ति से मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अस्तित्व मानते हैं। जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो भारत को हम लोग माता के रूप में पूजते हैं। क्या हमने कभी भारत को एक मूर्ति के रूप में देखा है क्या, कि भारत वास्तव में एक माता है? नहीं, लेकिन फिर भी उसके अस्तित्व को मानते हैं ना, कि हाँ ये भारत एक माता है। इसी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, अगर किसी अस्तित्व को मानना। उसी तरीके कंपनी को भी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि कंपनी जब व्यवहार करती है तो ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यापार हुआ। व्यक्ति तो नहीं, किंतु कृत्रिम व्यक्ति के माध्यम से वह माना जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे साथ व्यवहार किया, अर्थात कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया। उसी को बोलता है जिसके निर्माण लाभदायक व्यवसाय के संचालन हेतु किया जाता है। यह वैधानिक दृष्टि से एक कृत्रिम व्यक्ति है। बताया ना, कृत्रिम व्यक्ति मतलब जिसका अस्तित्व ना होते हुए भी उसको अस्तित्व में माना जाए, जिसका अपना पृथक नाम, जैसे कंपनी का नाम होता है ना, सुरेश एंड प्राइवेट कंपनी है ना, ये सब नाम होता है। उसी तरीके से कंपनी का भी नाम होता है, अपने सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है। इसकी सरमुद्रा होती है जो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है, जिसे अंश कहते हैं। अब अंश होता क्या है इसको मैं बताऊंगा मैं, लेकिन व्यवसाय अध्ययन वाले चैप्टर में मैंने बताया था। कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत एक विभिन्न विद्वानों द्वारा कंपनी की विभिन्न परिभाषित किया है। ठीक है, तो सबसे पहला परिभाषा है आपका अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधीश जेम्स के अनुसार कंपनी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। तो निश्चित उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों का एक समूह है। मतलब हम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जहां पर व्यक्तियों को जमा करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाते हैं, संगठित करते हैं, उसको बोला जाता है कंपनी। उसके बाद न्यायाधीश मार्शल के अनुसार, मैं पढ़ रहा हूं, सुना, कंपनी एक अदृश्य मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, अमूर्त जिसकी कोई मूर्त नहीं है, एवं कृत्रिम व्यक्ति जिसको हम व्यक्ति का अस्तित्व मानते हैं, जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में है। वो केवल किसकी दृष्टि में है? कानून की दृष्टि में उसको व्यक्ति माना जाता है, अस्तित्व माना जाता है। केवल कानून की कृत्रिम होने के कारण इसकी सही विशेषता होती है, जो इसे जन्म देने वाला आज्ञा पत्र प्रदान करता है। हम जब कंपनी का निर्माण करते हैं तो कंपनी का निर्माण करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रमाण पत्र चाहिए। और हमको प्रमाण पत्र कब मिलेगा? जब हम कंपनी का पंजीयन कराएंगे। जब हम कंपनी का पंजीयन कराएंगे तो कानून की दृष्टि में कंपनी का निर्माण होता है, अर्थात कंपनी कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आती है। और जब अस्तित्व में आती है तो इसको जन्म देने वाला अर्थात प्रमाण पत्र, आज्ञा प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, वो अस्तित्व में हमारे पास आ जाता है, अथवा इसका अस्तित्व की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका पृथक अस्तित्व है। इसके कारण यह निरंतर बदलने वाले व्यक्ति के समूह में अपरिवर्तनीय माना जाता है और वह व्यक्ति की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है, उसी तरीके से कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति होते हुए अपने व्यवसाय को संचालन का कार्य करता है। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति काम करता है, हम कह सकते हैं कि एक कंपनी व्यक्ति की भांति कार्य करता है, जिसको हम कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। अब आता है कंपनी की विशेषता। तो पहला पॉइंट बोलता
कृत्रिम व्यक्ति। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व क्या होता है इसको समझिए। जैसे साझेदारी, यदि कोई साझेदार व्यापार है जैसे ए और बी, और इनका व्यवसाय अगर बंद हो जाता है और कहीं पर हमको उधार चुकाना है, तो इनका व्यापार बंद हो गया या ये व्यापार से अलग हो गया, तब भी इनका दायित्व होगा, अर्थात ये अपनी संपत्तियों को बेचकर व्यवसाय का दायित्व अर्थात ऋण को चुकाएंगे। लेकिन अगर जहां पर कंपनी होगा, कंपनी है तो कंपनी में जितने सदस्य होंगे, तो जितने प्रतिशत के सदस्य होंगे केवल उनका दायित्व वही तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब दायित्व क्या हो जाता, सीमित हो जाता। आप 10% के सदस्य हो तो आपका दायित्व भी 10% तक होगा। आप अगर 20% के सदस्य हो तो आपका दायित्व भी 20% होगा। आप अगर 40% के सदस्य हो तो आपका दायित्व कितना होगा, 40% होगा, अर्थात आपका दायित्व सीमित होगा। तीसरा पॉइंट होता है स्थायी अस्तित्व। इसका अस्तित्व स्थायी होता है जब तक कानून के द्वारा इसको समापन नहीं किया जाता। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसका जीवन इसके अंशधारी के जीवन पर निर्भर नहीं करता। जैसे कंपनी में साझेदारी में 2 सदस्य हैं, अगर साझेदारी में एक सदस्य छोड़कर चला जाता है तो एक व्यक्ति साझेदार नहीं होता, अर्थात फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, लेकिन कंपनी में अगर क्योंकि कंपनी चालू करना है तो अगर 10 सदस्य भी हैं और उसमें से 5 सदस्य भी छोड़कर चले जाते हैं तब भी कंपनी चलते रहेगी। कंपनी का अस्तित्व उनके सदस्यों से अलग होता है। यह अंशधारक द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण कर देने, उसकी मृत्यु हो जाने, उसके पागल हो जाने, दिवालिया हो जाने अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता। अगर साझेदार कंपनी का सदस्य अगर व्यवसाय को छोड़कर चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो दिवालिया मतलब कंगाल हो जाए, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, व्यवसाय मतलब कंपनी आपकी बंद नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट होता है पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व में बोलता है कंपनी का अस्तित्व उसके अंशधारक से पृथक मतलब अलग होता है। मतलब सदस्यों का दायित्व अलग होगा और कंपनी का अस्तित्व अलग होगा, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट होता है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। जहां पर लाभ होगा वहां पर ऐच्छिक मतलब हम सदस्यों को उनकी इच्छा के अनुसार बुलाते हैं। अगर उसकी इच्छा है तो वो अपनी इच्छा से कंपनी में जुड़ेगा, उसकी इच्छा नहीं है तो व्यवसाय छोड़कर जा सकता है। उसके बाद प्रजातांत्रिक अर्थव्यवस्था, पूंजी अंशों का हस्तांतरण। नेक्स्ट पॉइंट होता है अंशों का हस्तांतरण। कंपनी के सदस्य अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकते हैं। अपने अंशों को हस्तांतरित मतलब मैं चाहता हूं कि कंपनी में ना बनूं, मतलब मैं अपने कंपनी को छोड़ना चाहता हूं और अंशों को बेचना चाहता हूं, तो मैं किसी भी व्यक्ति को अपने अंश बेच सकता हूं या दे सकता हूं। ये मेरा अपना पर्सनल है। ठीक, उसके बाद आता है सरमुद्रा। कंपनी की एक मुद्रा होती है, पैसा होता है, उसका कार्य क्षेत्र की सीमाएं जिसमें अंतर नियम और सीमा नियम दोनों स्थापित होते हैं। अभी गोपन चलाने का अधिकार, सदस्यों की संख्या है ना, संपत्ति का स्वामित्व, ये सब कंपनी में होता है। उसके बाद आता है कंपनी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो कंपनी का निर्माण करने के लिए आपको कंपनी के पार्षद नियम, सीमा नियम को स्थापित करना पड़ेगा। कंपनी के संचालक की सूची बनानी पड़ेगी। कंपनी के कार्यालय में, कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर कंपनी को निर्माण करने हेतु आवेदन देना पड़ेगा। कंपनी का पंजीयन कराना पड़ेगा, है ना। ये सब आप लोग पढ़े हो पहले, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक अंश। अंश किसे कहते हैं, अब समझना अंश क्या होगा। अंश जैसे कंपनी निर्माण होता है तो कंपनी के निर्माण के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए।
कितना रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक, अब आप 10 लाख रुपए, जैसे हमको घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए मान लो, तो क्या 15 लाख पूरा इकट्ठा आप लगा देते हो? नहीं, हम क्या करते हैं, 15 लाख तो लगेगा, किंतु हम कितने रुपए से चालू करते हैं? 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए से चालू करते हैं। जैसे जैसे कंपनी का कार्य मतलब घर का काम बढ़ता जाता है, हम पैसा लगाते जाते हैं। उसी तरीके से कंपनी को चालू करने या निर्माण के लिए हमको 10 लाख रुपए चाहिए, किंतु हम चाहते हैं कि कंपनी हमारा 1 लाख रुपए में चालू हो जाएगा, तो इसमें इसको क्या कर दिए? विभक्त कर दिए। क्या कर दिए? $10,000 भाग और 100 रुपए प्रति। 10 लाख रुपए चाहिए, जिसको मैं कितने भागों में बांट दिया? 10,000 भाग में बांट दिया और एक भाग का कीमत कितना कर दिया? 100 रुपए। ठीक, अब मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, अर्थात 1,000 भागों को मैं क्या करूंगा? बेचूंगा। तो 1,000 भाग को बेचूंगा तो जिससे मुझे 100 रुपए के हिसाब से कितना मिल जाएगा? 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक, तो जो कंपनी की पूंजी को मैं क्या कर दिया? भाग में विभाजित कर दिया, इस भाग में, तो यही भाग मेरा क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। तो जो व्यक्ति जितना भाग खरीदेगा उतने भाग का मेरा पार्टनर बन जाएगा, मतलब सदस्य बन जाएगा। इसी भाग को यहाँ पर क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। क्लियर है? जो कंपनी का पैसा होता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? भागों में विभाजित। अब सुनना, कंपनी की पूंजी छोटी छोटी राशि इकाइयों में विभक्त होती है। इकाई मतलब भाग, जिसको अंश कहते हैं, जो प्रत्येक इकाई अंश कहलाता है। उदाहरण, किसी कंपनी में कुल पूंजी 1 लाख हो तो 10 रुपए वाले 10,000 इकाइयों में विभक्त होगी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? 1,000 वाले 100, 10,000 वाला 10। ठीक, कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 248 के अनुसार अंश का अभिप्राय कंपनी की पूंजी से है, इसके स्कंद भी शामिल है, जब तक अंश और स्कंद स्पष्ट रूप से या गर्भित रूप से भेद ना किया जाए। अंश एक प्रकार से चल संपत्ति है जिसके अंशधारी के स्वामी का प्रमाण होता है। जो भी कंपनी के अंशों को खरीदते हैं, जैसे मैं गया अंश खरीद लिया, कोई और व्यक्ति आया वो अंश खरीद लिया, कोई और व्यक्ति आया, तो जितने लोग कंपनी के अंशों को खरीदेंगे वो सब व्यक्ति कंपनी के क्या कहलाएंगे? अंशधारी कहलाएंगे। अब अंश कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नया टॉपिक है अंशों के प्रकार। अंशों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। ठीक, पूर्वांश और समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता मतलब समान, पूर्वाधिकार, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। नाम देखो, पूर्व पहला, अधिकार। ठीक, तो जिसका अधिकार पहले होगा उसको बोला जाता है पूर्वाधिकार, जिसको इंग्लिश में प्रोफेशनल शेयर बोलते हैं। ठीक, अर्थात अब कौन सा अधिकार पहला होना? तो ऐसा अधिकार जिस पर लाभांश प्राप्त पहला होगा, जिस पर पूंजी वापसी का अधिकार पहला होगा, तो ऐसे अधिकार वाले अंशधारी को पूर्वाधिकार अंश या पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। और इसके बाद जिसका अधिकार होता है उसको समता अंश कहते हैं।
अब इसके बारे में पढ़ रहा हूं, ध्यान बोलता है कंपनी अधिनियम 1913 के प्रावधान के अनुसार समता अंश या अंशों के अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, जिसका अधिकार पहला नहीं होता। याद रखना, पूर्वाधिकार बताया ना, जिसका अधिकार पहला होगा और पूर्वाधिकार के बाद जिसका अधिकार होगा उसको बोला जाता है समता अंश। अर्थात जिन अंशों के लाभांश का भुगतान और पूंजी भुगतान पूर्वाधिकार नहीं होता, समता अंश कहलाते हैं। अर्थात पूर्वाधिकार का क्या क्या अधिकार मैंने बताया, जिसको लाभांश का अधिकार पहला मिलेगा और पूंजी प्राप्ति का अधिकार पहला मिलेगा तो उसको पूर्वाधिकार बोलेंगे। इसके बाद अगर जिसका अधिकार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समता अंशधारी या समता अंश कहते हैं। समता अंशों का लाभांश भुगतान तभी किया जाता है जब पूर्वाधिकार को अंश लाभांश करने के बाद अगर बचता है। ठीक, पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूंजी कंपनी द्वारा निर्मित अंशों के पूंजी का वह भाग जिसका वह लाभांश भुगतान में हो, कंपनी के समापन की पूंजी का पूर्वाधिकार हो, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ये तो था समता और पूर्वाधिकार अंश, इसके बारे में बता दिया। बाकी आप लोग के पास जो थ्योरी दिया है इसको आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अंश निर्गमन संबंधी कार्य विधि या अंश निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टि। यदि आप अंशों का निर्गमन करते हैं, क्योंकि कंपनी को पैसे की प्राप्ति है और कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी को किस प्रकार जनरल प्रविष्टि करने पड़ते हैं या कंपनी को किस प्रकार जनरल प्रविष्टि करना पड़ता है, इसके बारे में बताया। जैसे मैं एक बताता हूँ, अंशों का निर्गमन। ठीक है, तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से करती है। पहला, सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम। सममूल्य पर मतलब 10 का सामान 10 में बेचना, बट्टे पर 10 का सामान 9 में बेचना, प्रीमियम पर 10 का सामान 12 में बेचना। जैसे आप भी चाहोगे ना, यदि आप एक दुकान चलाते हो, तो दुकान चला रहे हो तो आप 3 प्रकार से सामान को बेच पाओगे। 10 का सामान 10 में बेचो, ना लाभ ना हानि। बट्टे पर 10 का सामान 9 में बेचो, यहाँ पर 1 रुपए की हानि होगी। और प्रीमियम पर 10 का सामान 10 से ज्यादा में बेचना, 10 से ज्यादा में चाहे 11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। तो इस प्रकार कंपनी भी अपने अंशों का निर्गमन करती है। ठीक है, तो निर्गमन के लिए कंपनी को अपने पास एक लेखा तैयार करना पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पर जनरल प्रविष्टि करते हैं। तो लेखा तैयार करने के 2 विधि होती है। एक होता है संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होना और दूसरा होता है किस्तों में प्राप्त होना। 2 मेथड होता है, एक मुश्त में प्राप्त होना और किस्तों में प्राप्त होना। जैसे आप एक बाइक खरीदते हो, आप एक बाइक खरीदते हो तो बाइक खरीदने का 2 ही मेथड होता है। एक तो पूरा पैसा एक साथ दे दो और बाइक को घर ले आओ, ठीक, या दूसरा होता है बाइक को किस्तों में खरीदो। हर महीने 5000 रुपए इंस्टॉलमेंट बांध दो या 6000, 3000, 4000 जो भी इंस्टॉलमेंट होगा इंस्टॉलमेंट बांटो और बाइक को घर ले आओ। जब तक आपका इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा तब तक आप चुकाओगे, इंस्टॉलमेंट खत्म मतलब आपका पूरा पैसा चूक गया, बाइक आपके नाम।
ये दो मेथड होता है। उसी तरीके से हम जब अंश को खरीदते हैं तो दो ही मेथड होता है। जब संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाए, जैसे हम अंश को बेचे हैं या खरीदे हैं, तो एक साथ पैसा दे दे या एक साथ पैसा प्राप्त हो जाए, तो एक मेथड ये हो गया। और एक किस्तों में हम धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं या धीरे धीरे हमको पैसा मिल रहा है, तो दो ही मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे एक मुश्त राशि प्राप्त करना। ठीक है, अब देखो जैसे आपका बैक क्वेश्चन निकालिए। बोलता है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, वाई लिमिटेड ने 12% पूर्वाधिकार अंश 10 रुपए वाले जनता को निर्गमित किया। ठीक है, देखो क्या क्या बोला है, मैं उसको लिख रहा हूं। क्या बोलता है, 12% पूर्वाधिकार अंश, 12% पूर्वाधिकार अंश कितना अंश है, 15,000। ठीक, कितना रुपए वाले, 10 रुपए वाले। ठीक, जनता को निर्गमित किए, सारी राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहला प्रविष्टि करेंगे, आपको पैसा मिलेगा तो एंट्री लिखेंगे, बैंक खाता डेबिट, कितना प्रतिशत है, तो याद रखना ये पूर्वाधिकार का नाम है पूरा ना, क्या है, पूर्वाधिकार का नाम। क्या लिखेंगे, 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन। कितना अंश है, 15,000। एक अंश का दाम 10 रुपए, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1,50,000। नरेशन लिखेंगे, राशि प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा प्रविष्टि लिखेंगे, 12%, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से अमाउंट 1,50,000। नक्शे लिखेंगे, पूंजी में हस्तांतरण। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इसको मैं डिटेल नहीं किया, इसको फिर से बताऊंगा, लेकिन समझा रहा हूं। एक मुश्त हुआ तो हम लोग केवल पैसा मिला और उसको पूंजी में हस्तांतरण कर दिया। अब ये आवेदन जो प्रविष्टि हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने ऐसे ही समझाया समझने के लिए, बताने के लिए कि जब हमको पैसा मिलेगा तो हम कैसे, क्योंकि कितना अंश होगा और एक अंश का नाम कितना होगा, आप उससे गुणा कर दो तो कुल राशि आपको पता चल जाएगी। ठीक, जैसे मैंने बताया ना, 5,000 का इंस्टॉलमेंट है ना, और आपका भाई 50,000 है, तो कितना इंस्टॉलमेंट होगा, 10 इंस्टॉलमेंट, 10 से गुणा कर दो तो पूरा पैसा कितना हो गया, 50,000। अब ये पैसा आपको क्या है, एक साथ मिल जाए या आपको किस्तों में मिले, या आपके ऊपर है। तो एक साथ मिलेगा तो ऐसा, और किस्तों में मिलेगा तो कैसा। तो उसके लिए मैं कुछ जनरल प्रविष्टि बता रहा हूं, आप उसको लिखेंगे और जनरल प्रविष्टि लिखने के बाद उसको समझेंगे, तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जो नोट है वो उसको मैं इसके साथ भेजूंगा, आप उसको लिखेंगे, उतारेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद जो भी कुछ डाउट होगा उसको मैं बताऊंगा,
आप लोग उससे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जितना मैंने बताया आज के लिए इतना ठीक है। मैं इसका नोट भेजूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बने। क्लियर है? तो इसका जब मैं क्लास भेजूंगा कल, तो कल इसका नोट भेजूंगा। जनरल प्रविष्टि किस प्रकार कौन कौन सी एंट्री आपको लिखनी है, आप उसको अपने वर्किंग नोट में लिखेंगे। जितना मैंने बताया इतना क्लियर है? ठीक।